Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल। एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, आपके सामने लेकर आए हैं आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम 2020 को देखते हुए। ये आपका 2020 में एग्जाम होगा, क्योंकि 2019 तो निकल चुका है। 2020 में भी अभी कोई डेट कंफर्म नहीं है, फिर भी आप अपनी तैयारी जारी रखें, ठीक है ना। कभी भी एग्जाम हो सकता है, तो आप पहले से प्रिपेयर्ड रहें। अब बात करें हम आज के जो टॉपिक लेकर आए आपके सामने, ये आपका रीजनिंग प्रैक्टिस टेस्ट 8। इससे पहले जो है 7 वीडियो अपलोड हो चुकी है, 7 वीडियो जो है हमने पब्लिश कर दिया। आप उसे ज़रूर देखिए और बिल्कुल आपको हेल्प करेगा। और इसी बेस पे जो आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम आते हैं, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब बात करें हम क्वेश्चनों की, तो क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। बात करें क्वेश्चनों की संख्या की, तो क्वेश्चन आपकी संख्या आपके 30 होता है, ठीक है। मैथ्स के भी क्वेश्चन 30 ही आते हैं और रीजनिंग के भी 30 ही क्वेश्चन आते हैं। और हमारा ये है कि मैथ और रीजनिंग हम दोनों आपके पास जो है वीडियो लेकर आएंगे, तो दोनों क्लासेस जो है आप ज़रूर देखें। डेफिनेटली आपको जो है हेल्प ज़रूर मिलेगा, ठीक है। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करना है और बिल्कुल फ्री में जो है आपको सब्सक्राइब करना है। इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर देना है और आप हमसे जुड़ जाएंगे। और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर देंगे आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास से जरूर शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आज के अपने जो है थॉट ऑफ द डे से इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्या है आज का थॉट ऑफ द डे, कि जीतने के लिए आपका जिद्दी होना जरूरी है। यानी कि किसी भी चीज़ को यदि आपको हासिल करना है, तो आपको उसके लिए जिद्दी बनना पड़ेगा, ठीक है ना। ये कार्यक्रम जो है, ये चीज़ें, जिद्दी वाला बात जो है, जिद्दी वाला शब्द जो है, आप बचपन में भी कर चुके हैं। किसी भी आप कहीं किसी के साथ में जो है, अपने पिताजी के साथ या अपने बड़े भाई के साथ, किसी के भी साथ यदि आप अपने किसी दुकान पे गए हों, ठीक है, वहाँ पे जो है आपको यदि चॉकलेट दिख जाए, तो आप जिद तो ज़रूर किए होंगे कि हमें भी चाहिए चॉकलेट, टॉफ़ी चाहिए, चॉकलेट चाहिए, इस तरीके की जिद्दी तो आपको डेफिनेटली मिल ही जाता है। उसी तरह जो है अपने लाइफ में भी यदि आपको किसी भी चीज़ को जीतना है, हासिल करना है, तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। यदि आप एनटीपीसी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें आंसर बता दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यानी कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म को चुनिए। हर्मिट यानी तपस्वी, सॉलिट्यूड यानी एकांत, तो घुसपैठिए का किससे संबंध होगा। यानी तपस्वी का जो संबंध एकांत से है, वही घुसपैठिए का संबंध क्या होगा। तो आप देखिए, तपस्वी क्या करता है, एक जगह एकांत होकर जो है तपस्या करता है। हम यानी ये कहेंगे, ये जो है दोनों क्या है, सिनोनिम्स है। क्या है, सिनोनिम्स है। इसका मतलब घुसपैठिए का सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो घुसपैठिया यानी कि सेंधमार, सेंध मारेगा यानी बर्गलर कहलाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्गलर यानी सेंधमार। क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए। ये भी आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए और इसका लॉजिक ढूंढे। इस लॉजिक के हिसाब से जो है नेक्स्ट वाला आपको बताना है। अब देखिए 7,5,8,4, इसको लिखा 5,3,6,2। हमें एक नजर आया कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब -2 किया गया है। 8 है, यहाँ पर 6 है, -2 किया गया है। फिर 5 है, 3 है, तो -2 किया गया। फिर 7 और फिर 5, तो -2 किया गया। इसका मतलब कि हमें भी -2 और -2 कोडिंग करना होगा। अब देखिए ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ध्यान से मेरी बात समझ जाएंगे तो बिल्कुल आपके लिए आसान होगा। सवाल कभी भी आप करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप लास्ट वाले जो है लेटर से या अंक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 से 2 माइनस होगा, 1 हो जाएगा। आप देखिए लास्ट में किस में 1 दिखाई दे रहा है, केवल इसमें दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा और ये कॉन्सेप्ट आप एग्जाम में लगा के देखिएगा, 100% आपको जो है फायदा मिलेगा इसका, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब आइए इस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, यदि निर्देश दिया गया है, यदि ग्रेटर देन का अर्थ है प्लस, यानी जहां ग्रेटर देन होगा वहां पे आपको प्लस रखने हैं, और जहां आपका लेस देन है वहां पर जो है माइनस रखने हैं, जहां प्लस है वहां पर डिवाइड रखना है। फिर इसका इस साइन का मतलब है आपका जो है इनटू, और माइनस का अर्थ है डिवाइड, इक्वल टू। इनटू का अर्थ है आपका
ग्रेटर देन और इक्वल टू का अर्थ है लेस देन। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ध्यान से मेरी बात समझिए, एक लॉजिक आप ध्यान से समझ लीजिएगा। ये डिवाइड का अर्थ किसका है, प्लस का अर्थ है डिवाइड, ठीक है, प्लस का अर्थ है डिवाइड, यानी जहां जहां प्लस है वहां पर डिवाइड रख के चेक कर लीजिए कि क्या ये कट रहा है। तो प्लस की जगह पे डिवाइड रखेंगे, बिल्कुल कट जाएगा, यहाँ पर भी कट जाएगा। इन सभी ऑप्शनों में यहाँ पर भी प्लस की जगह पे डिवाइड रखते हैं, बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ पर 4/32 ये भी पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर भी। इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा, अब तो यहाँ से देखिए प्लस हमने डिवाइड इसलिए बताया कि डिवाइड से आपका आंसर जो है जल्दी से आता है, चुटकियों में आता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई कि इसमें जो है हमारा आंसर जल्दी से आए, तो हम नीचे से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, नीचे से, नीचे वाले ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि तो आप क्या करते हैं, इसमें पहले ऑप्शन से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, और एग्जामिनर चाहता है कि आप, वो जानता भी है कि आप पहले क्वेश्चन से सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है आएगा, तो लेकिन समय लग जाएगा। तो आप क्या करें, लास्ट वाले ऑप्शन से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। तो देखिए हम डी को सॉल्व करें, ध्यान से देखिएगा। 14 और प्लस का साइन का मतलब क्या है, प्लस का अर्थ है डिवाइड 7, ठीक है। ग्रेटर देन साइन का अर्थ है +3 और इक्वल टू के साइन का अर्थ है लेस देन, उसके बाद 6 हो जाएगा, फिर प्लस का अर्थ है डिवाइड और फिर ग्रेटर देन साइन का अर्थ है, ग्रेटर देन साइन का अर्थ है फिर प्लस, यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करके देखिए तो 7 दूनी का 14, 2 + 3 हो जाएगा, और ये 3 2 जा 6 यानी 2 + 2, ये लेस देन इधर 2 + 2, तो इसका साइन 2 + 3 5 और ये का 4। तो ये कभी होता है क्या कि इस 5 बड़ा है तो बड़े की तरफ जो है इसका ओपन माउथ होना चाहिए, इसका मतलब ये आपका गलत है, यानी डी ऑप्शन आपका गलत है। अब ये सी को सोल्व कर सकते हैं, सी को सोल्व करेंगे बिल्कुल आपका आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने बताया आप लास्ट वाले ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अब सी ऑप्शन को चेक कीजिए, सी ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 8 और उसके बाद इस साइन का मतलब लेस देन का मतलब है -4 और प्लस का अर्थ है डिवाइड 2। उसके बाद जो है इक्वल टू का अर्थ है लेस देन का साइन लिखना होगा और 6, और फिर यहाँ पर जो है आपका ग्रेटर देन का साइन का अर्थ है यहाँ पर +3। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, 2 चौके 8 पहले भाग होगा, 2 दूनी का 4, 2 हो जाएगा, 8 - 2 लेस देन 9, ठीक है। तो ये आपका 6 हो जाएगा, 6 लेस देन 9, यानी कि 6 छोटा है 9 से, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ गया, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। यदि हम क्या करते हैं, पहले ऑप्शन से सोल्व करते तो पहला सोल्व करना पड़ता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तब जाके आंसर आता है। यहाँ से जो है आपका एक ऑप्शन जो है हमने गलत हो गया तो दूसरा जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही करेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी के केस में 90% पॉसिबिलिटी रहता है कि यदि ऐसे ऑप्शन नहीं मिला तो आप लास्ट वाले ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, लुप्त संख्या बिल्कुल आसान है, इसमें सीरीज दी गई है और इस सीरीज को जो है नेक्स्ट वाला सीरीज बताना है। ध्यान से देखिए, 5 + 3 करेंगे 8 हो जाएगा, 8 + 5 करेंगे 8 × 5 13 हो जाएगा, 13 + 8 करेंगे आपका 21 हो जाएगा, और 13 + 21 करेंगे 34 हो जाएगा, और 34 + 21 करेंगे तो आपका 54 हो जाएगा। फिर 55 + 34 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 549 और 538 89 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर केवल डी दिया है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान सा सवाल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फाइंड मिसिंग टर्म, यानी लुप्त संख्या ज्ञात करें। इसमें थोड़ा सा हम आपका समय लेंगे, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर हमें आंसर बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, और फिर सॉल्व कीजिए, खुद से नहीं आए तब इसका सॉल्यूशन देखिए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन देखिए, ये आपको कभी इस सवाल में जो है रो वाइज चलना होता है और कभी कॉलम वाइज, कभी कॉलम वाइज चलेंगे और कभी रो वाइज भी चल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात समझिए, हम जिधर बड़ा होता है उसके तरफ चलते हैं। 4 2 1 यहाँ पर 21 दिया है तो हमें कॉलम वाइज चलना होगा। 4 2 और 1 को कैसा संबंध बनाया जाए जो 21 हमें ला दे। तो ध्यान से देखिए, 16 यदि कर ले 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर +4 और फिर +1 कर ले 1 का स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा, यानी ये आपका 4 का स्क्वायर था +2 का स्क्वायर फिर +1 का स्क्वायर, तो 16 4 20 और 1 21 हो जाएगा। ये हमें समझ में आ गया कि इस तरीके से 21 आ रहा है, ठीक है ना। फिर उसी तरह 5 का स्क्वायर, फिर करेंगे हम 3 का स्क्वायर और फिर प्लस करेंगे 8 का स्क्वायर। तो देखते हैं 5 × 5 = 25 और 3 × 3 = 9, 0 9 लिख ले और 8 × 8 = 64। अब इसको जोड़ ले तो 9 5 14 4 18 के 8 हासिल,
1 होगा, 6 2 8 1 9 98। इसका मतलब हमारा लॉजिक बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये जो है सभी का स्क्वायर करके ऐड करना है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे और फिर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 49 और प्लस 9। अब इन सभी को ऐड कर लीजिए तो 9 और 9 18, 18 6 24 के 4 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9, यानी 94 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है 94। उम्मीद करते हैं ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, कंफर्म हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ओड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, यानी निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित विषम शब्द को चुनिए। पहला दिया है बेंगलोर, नागपुर, भोपाल, रांची। आप जानते हैं बेंगलोर राजधानी है, भोपाल भी राजधानी है और ये रांची भी राजधानी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर जो है राजधानी नहीं है, ये जो है एक सिटी है, ठीक है, एक शहर का नाम है नागपुर, ये राजधानी नहीं है। क्लियर? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें आंसर बता दीजिएगा और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। ये नए पैटर्न पे क्वेश्चन है, आप प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को पोस्ट, इस वीडियो को पोस्ट कीजिए और फिर सॉल्व करें और फिर आंसर चेक कीजिएगा कि आपका आंसर क्या आएगा। देखिए 66 कैसे आ सकता है, ध्यान से समझे। एस और सी, ये आपका 19 पे होता है, ये भी आपका एस 19 पे होगा और ये आपका 3 पे हो जाएगा। यदि हम ऐड करें तो 19 दूनी 38 और 3 आपका 31 हो जाएगा, ये सॉरी 41 हो जाएगा। 41 तो आया नहीं, तो फिर कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात समझिए, 19 इंटू 1 कर ले, फिर 19 इंटू 2 कर ले, फिर प्लस 3 इंटू 3 कर ले, यानी ये पहले नंबर पे है तो 1 से इंटू होगा, ये दूसरे नंबर पे है तो 2 से, और ये तीसरे नंबर पे है तो 3 से। तो एक बार देखते हैं, 19 हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा और ये 3 3 9 हो जाएगा। अब जोड़ के देखिए जरा आपका 66 आ रहा है क्या। 9 9 18 8 26 की 6 हासिल 2 हो जाएगा, 3 1 4 और 2 6 यानी 66 तो आ गया। नेक्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं, क्या यही लॉजिक है क्या। सी एस और एस, हमने कहा सी आपका 3 पे होता है, प्लेस वैल्यू इंटू 1, ये 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है और ये आपका 3 नंबर पे है, तो 3 इंटू 1 प्लस 19 इंटू 2, 19 इंटू 2 और फिर प्लस 19 इंटू 3, ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 19 दूना 38 और 19 तिहाई 57, ठीक है 57, सॉरी यहाँ पर हमने 57। तो आप 57 और 3 करेंगे 60 हो जाएगा, 60 और 38 हो जाएगा आपका 98, सॉरी जी 98 दिया है, बिल्कुल सही है, 98 आपका हो जाएगा। अब आपसे बात करें तो अब आपसे पूछा गया ACT का कोड क्या होगा, तो ध्यान से मेरी बात समझिए। ACT, ये आपका 1 पे होता भी है और 1 नंबर पे यहाँ पर भी है, ये 2 नंबर पे है, ये आपका 3 नंबर पे है। इसका मतलब A का प्लेस वैल्यू होता है 1 और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सी आपका 3 नंबर पे होता है, प्लेस वैल्यू 3 होता है और ये अभी फिलहाल में दूसरे नंबर पे है। फिर प्लस टी आपका 20 नंबर पे होता है और ये तीसरे नंबर पे है, ठीक है। अब इनको ऐड कर ले, इंटू कर ले पहले, 1 + 6 + 20 23 60, तो कितना हो जाएगा 67 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर केवल ए में दिया गया है 67, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इसी कंसेप्ट पे आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वेन आरेख से कौन सा आरेख वकील, अध्यापक तथा शिक्षित में संबंध स्थापित करता है। तो एक चीज तो आपको पता होगा कि वकील और अध्यापक तभी बन सकते हैं जब आप शिक्षित हो, यदि शिक्षित नहीं है तो ना ही अध्यापक हो सकते हैं ना ही वकील हो सकते हैं। इसका मतलब शिक्षित के अंदर ये दोनों होंगे, और ये भी हो सकता है कि कुछ अध्यापक वकील हो और कुछ वकील अध्यापक हो सकते हैं। इसका मतलब ये वाला आपका जो है सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो कन्फर्म है कि सी के अंदर ही, यानी कि ये शिक्षित के अंदर ही दोनों आएंगे, तो केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर हुआ। ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि देखिए इसमें कुछ वकील अध्यापक, कुछ वकील शिक्षित और कुछ अध्यापक शिक्षित, तो कुछ का नहीं हो सकता है, क्योंकि शिक्षित तभी होंगे, वकील तभी होंगे जब शिक्षित हो, अध्यापक तभी हो सकते हैं जब शिक्षित हो, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि एक आदमी दक्षिण दिशा में जा रहा है और 1 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने दाहिने मुड़ता है। दक्षिण दिशा में जा रहा है, ध्यान से मेरी बात समझिए, साउथ दिशा में जा रहा है और वह जो है 1 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने दाहिने मुड़ता है 45 डिग्री। 2 किलोमीटर जाता है, फिर वो अपने दाहिने मुड़ता है और उतनी ही दूरी तय करता है। अब ज्ञात करें कि वह किस दिशा में जा रहा है। सिर्फ दिशाओं की बात हो तो ध्यान से देखिए, साउथ दिशा में जा रहा है और यहाँ से 45 डिग्री जो है तो इसका राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, दाहिने तरफ मुड़ा है 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री इधर चल रहा है। ठीक है, 2 किलोमीटर चला, कोई इशू नहीं। उसके बाद जो 1 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने दाहिने मुड़ा, 45 चल गया। उसके बाद 2 किलोमीटर जाता है, फिर अपने दाहिने मुड़ता है, यहाँ से फिर दाहिने मुड़ेगा। तो दाहिने मुड़ने का मतलब है अब ये जो है 90 डिग्री मूव करेगा। कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 45 हो जाएगा और ये 45, तो ये हो जाएगा टोटल 90। ठीक है, जब भी राइट और लेफ्ट की बात होगी तो 90 डिग्री आपको मूव करना है। 45 बोला जाएगा तब 45 करना है आपको। तो देखिए ध्यान से, फिर वो अपने दाहिने मुड़ता है, उतनी ही दूरी तय करता है। अब ज्ञात करें कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो हमने पता कर लिया किस दिशा में जा रहा है। ये कौन सी दिशा है? ये आपका वेस्ट होता है और ऊपर वाला जो है आपका नॉर्थ होता है। तो किस दिशा में जा रहा है? नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, यानी कि पूर्व पश्चिम में जा रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। ये तो हो गया आपका बेसिक फंडा। अब ट्रिकी मेथड भी समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और आपको 100% समझ में आ जाएगा। क्या है कि एक आदमी दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो हमने लिख लिया यहाँ पे भैया साउथ। ठीक है, साउथ दिशा में जा रहा है। उसके बाद चलने के बाद वो अपने दाहिने मुड़ता है, राइट साइड में 45 मूव किया और फिर 2 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाहिने मुड़ता है, फिर राइट साइड मुड़ता है और राइट साइड मुड़ता है। अब एंगल नहीं बताया गया, इसका मतलब 90 डिग्री मूव करेगा। अब देखिए कुल मिला के कितना डिग्री मूव कर लिया? वो 135। तो जिस दिशा में है, यानी कि आप नीचे की तरफ है, साउथ दिशा में है, यहाँ से 35 कितना हो जाएगा? तो देखिए ये आपका 90 राइट साइड से, भाई नीचे की तरफ है तो राइट साइड यही होगा। राइट साइड में ये 90 डिग्री हो जाएगा और हमें 45 चाहिए, तो आप 45 सीधे यहाँ पर आ जाओगे। तो ये दिशा कौन सा हो जाएगा? ये आपका वेस्ट होता है। ऊपर वाला जो है आपका क्या होता है? ईस्ट होता है, सॉरी नॉर्थ होता है। ऊपर वाला आपका नॉर्थ होता है। तो नॉर्थ और वेस्ट में आपका डायरेक्शन हो जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट आपका डायरेक्शन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको अच्छा लगा है तो अभी वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास, ताकि सबको पता चले कि ये ऐसी भी ट्रिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ए बी सी डी तथा ई 5 स्कूल है। ठीक है, 5 विद्यालय है तथा जिनका मुख जो है उत्तर की ओर है। ए ई व बी के मध्य है, ऊपर की तरफ है तो ए जो है ई व बी के मध्य है, तो ई व बी के मध्य जो है कौन है? ए है। तो हमने ए को जो है ई व बी के मध्य लिख दिया। उसके बाद ई डी के दाएं हाथ में है, ई जो है डी के दाहिने, तो डी यहाँ पर रहेगा, तो डी का राइट इधर हो जाएगा, ई फिक्स हो गया। सी तथा डी दोनों सिरों पर है, सी और डी दोनों सिरों पर है, इसका मतलब डी इधर रहेगा और सी इधर रहेगा। अब सी के बाएं साइड में कौन है? तो सी का जो ऊपर की तरफ सभी देख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड इधर होगा, राइट साइड इधर होगा, इसका मतलब कि लेफ्ट साइड में बी है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट और आर्गुमेंट का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन कि शुड सेल ऑफ अल्कोहल नियर हाईवे बी बैंड, यानी कि क्या राजमार्गों के पास, यानी जो हाईवे है उस पे जो है बिक्री, शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। आपको इस पे तर्क देना है कि राजमार्ग पे तर्क ये देना है आपको कि क्यों शराब पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो ध्यान से पहले इसको नहीं को हटा दीजिए, इसमें क्या हाँ हटा दीजिए। पहले पढ़िए, लोगों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। तो ध्यान से मेरी बात समझिए, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। लोगों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, बिल्कुल बात सत्य है, होनी चाहिए, लेकिन ऐसा निर्णय नहीं होना चाहिए कि जिससे दूसरे के हानि हो। अब मान लीजिए यदि शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, इसने कहा कि नहीं लगाया जाए, तो बिल्कुल प्रतिबंध लगाया देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है इससे मृत्यु ज़्यादा होता है। भाई शराब पीकर ड्राइवर चलाते हैं और बिल्कुल मृत्यु होता है, इसके वजह से जो है दूसरे का नुकसान है। शराब की बिक्री राजमार्गों पर नुकसान है, लोगों दूसरों को नुकसान होगा। आपका तो कर्तव्य बनता है, आपका मौलिक अधिकार है, बट दूसरे की जो है हानि होगी, तो ऐसी जो है आप तर्क नहीं दे सकते। इसका मतलब नहीं, ये जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है,
अच्छा, सेकंड की बात करें, 90% सड़क दुर्घटनाओं में ड्राइवर जो कि शराब के प्रभाव में आते हैं वे शामिल है। तो ये बात 100% सत्य है कि 90% जो है सड़क दुर्घटनाएं जितनी हुई होती है उसमें ड्राइवर जो भी है शराब के प्रभाव में जो ही शामिल होते हुए हैं। तो राइट आंसर है इसके, यदि हाँ कहा है तो बिल्कुल सत्य है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, यदि केवल तर्क जो है सेकेंड मजबूत है। तर्क जो है सेकेंड क्या है, मजबूत है। क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने ब्लड रिलेशन से है। पॉइंटिंग टू ए मैन इन अ फोटोग्राफ, अ वुमन सेज, यानी कि किसी फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि वह उसकी इकलौती पुत्रवधू के ससुर का पिता है। तो उस आदमी का औरत से संबंध ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें जो है बड़ा नहीं है कुछ भी। किसी फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है। तो देखिए यहाँ पर औरत जो है बोलना स्टार्ट की, औरत जो है बोलना स्टार्ट की कि वह उसकी इकलौती पुत्री, यानी औरत की इकलौती पुत्री, केवल एक ही पुत्री है, इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्रवधू, इकलौती पुत्रवधू यानी कि पुत्री का पति पुत्रवधू होगा, इसकी एक ही लड़की है तो एक ही दामाद हो जाएगा। अच्छा, पुत्रवधू के ससुर, पुत्रवधू के ससुर, इकलौती पुत्रवधू के ससुर, सॉरी यहाँ पर इकलौती पुत्रवधू यानी कि इसकी पतोह के ससुर, के ससुर यानी इसके ससुर का मतलब ये होगा ये औरत का ये पुत्र है, ठीक है। पुत्र की पत्नी पुत्रवधू कहलाती है। चलिए इसको थोड़ा सा जो है हम एक बार और समझाते हैं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। ये औरत थी, औरत की पुत्रवधू की बात हुई, इसका मतलब इसके पुत्र की पत्नी की बात हो रही है। इसके पुत्र की पत्नी के ससुर, पुत्र की पत्नी के ससुर, इसका मतलब पुत्र के पत्नी के ससुर, इसका मतलब इस औरत का क्या है, ये पति है, ठीक है। पत्नी के ससुर का पिता, ससुर का पिता, तो ससुर का पिता, तो अब बताइए इस औरत के ये जो पति है इसके पिता इस औरत के क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। तो अब आपसे कहा सवाल कि उस आदमी का औरत से क्या संबंध है, यानी ये जो आदमी है इस औरत का कौन लगेगा, तो इस आदमी, ये आदमी इस औरत का ससुर लगेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फादर इन लॉ। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और आप जो है इसका आंसर बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। निम्न प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है और उत्तर आकृतियों से कौन सा आकृति प्रश्न आकृति दी गई आकृति को सही बना सकती है। तो ध्यान से देखिए, मतलब इन सभी फिगरों को इकट्ठा करके एक फिगर ऐसा बनाना है जो इन सभी ऑप्शनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर ये जो फिगर है आपको इस तरीके से जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पर 1, ये आपका 2, ये 3 और ये चौथा पार्ट, 4 पार्ट है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर इस तरीके से एक पार्ट दिखाई दिया, यहाँ पर इस तरीके से, तो इस तरीके से भी 4 हमें दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3 और 4 पार्ट हमें दिखाई दिए। इसका मतलब ये फिगर आपका कंप्लीट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि दी गई प्रत्येक प्रश्न में दी गई अक्षरों की श्रृंखला पर आधारित प्रश्न है। अब ABCD पूरा लिख दिया गया है, इसमें कोई नो डाउट है। आपको जो है ए से लेकर जेड तक लिख दिया गया, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है विच लेटर इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन G एंड Q। G और Q के मध्य में एकदम बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो ध्यान से आप बताइए, देखिए यहाँ पर ये आपका G है, यहाँ पर आपका Q है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 का मतलब ये 4 इधर हो जाएगा और ये 4 इधर हो जाएगा। तो बीच में बचा कौन, एकदम मिडिल में जो है L है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाय द वे यदि ABCD नहीं लिखा होता तो आप लिखते और आपका समय चला जाता है इसमें सॉल्व करने में। तो आइए हम बताते हैं, जब भी आपको मिडिल की बात हो जाएगी, मिडिल में सबसे पहले मिडिल में यदि आपको बताना है तो इसका प्लेस वैल्यू लिखिए, ये आपका 7 होता है और Q का प्लेस वैल्यू लिखिए आपका 17 होता है। मिडिल जब भी बताना होगा तो 7 + 17,
दोनों को एक ही साइड से आपका प्लस यदि पता है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 7 + 17/2 तो 17 7 24 यानी 24/2 ये हो जाएगा आपका 12। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। और 12 पे होता क्या है, एल होता है, एल लेटर होता है 12 नंबर पे, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो यदि आपको अच्छा लगा होगा ये कंसेप्ट सेकंड वाला तो बिल्कुल आप जो है हमें लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न अक्षरों को अर्थपूर्ण शब्द में व्यवस्थित करके अक्षरों का सही संख्यात्मक क्रम ज्ञात कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से हमें बता दीजिए। देखिए BCUSMELRNA से आपको शब्द बनाने हैं जो मीनिंगफुल शब्द होगा, और उसका जो है आंसर आपको करने की उसका क्रम क्या हो सकता है। तो ध्यान से मेरी बात समझिए, इसका जो आंसर होगा ये होगा अनस्क्रैम्बल। अनस्क्रैम्बल UNSCRAMBLE अनस्क्रैम्बल इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यू का कोड क्या है, यू का लिखा इसने 3 तो 3 हमने लिख दिया। ठीक है, यू का ई का कोड क्या हो जाएगा, ई का कोड हो जाएगा आपका 6। तो अब देखिए किस ऑप्शन में पहले 3 हो और लास्ट में 6 हो, इस ऑप्शन में लिखा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 है ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर 6 है ये हो ही नहीं सकता, केवल इसमें 3 है तो ये आपका आंसर हो सकता है। यहाँ पर 3 है तो आंसर हो सकता है, लास्ट में हमें 6 चाहिए, यहाँ पर 8 दे रखा है तो ये ऑप्शन गलत, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको जो है थोड़ा सा इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए, अन्यथा ये आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, या आप जो है शब्दों को देखिए, यदि आपके पास समय मिल जाए तो आप शब्दों को इस क्रम में रखते चलिए जैसे जैसे लिखा गया है, तब जो है आप क्वेश्चन को जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आपको मिल जाएगा शब्द। और अनस्क्रैम्बल का मतलब होता है खोलना, अनस्क्रैम्बल का मतलब होता है खोलना, इसका हिंदी मीनिंग होता है, आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत बेस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप हमें बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। त्रिभुज कितने हैं ये आपको बताने हैं, हमें ट्रायंगल काउंट करके हमें बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए कि इसमें जो है ट्रायंगल कितने बनेंगे, ट्रायंगल कितने बनेंगे यानी कि त्रिभुज कितने हैं। तो ध्यान से समझिए, पहले पैटर्न समझ लीजिए। यदि ट्रायंगल आपको इस तरीके से मिले और यहाँ पर हम जो है डिवाइड कर ले तो ये 1 और 2 यानी कि इसमें जो है आपके 3 ट्रायंगल बन जाएंगे। क्लियर हुआ, इसमें 3 ट्रायंगल बन जाएंगे। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर बता दें, मान लीजिए हमने यहाँ पर भी एक और कटिंग कर दी तो अब ये ट्रायंगल आपको दिखने लगा कि इसमें भी 1 और 2 यानी 3 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, बट आपको जो है क्या हुआ कि आप बड़ा वाला ट्रायंगल इसमें से काउंट कर चुके हैं तो 2 ही ट्रायंगल बनेंगे। इस तरीके से आप ट्रायंगल काउंट करेंगे तो देखिए सबसे पहले बड़े वाले को हम लेते हैं, बड़े वाले में आपका जो है 3 ट्रायंगल बन जाएगा। क्लियर हुआ, इतनी बात है। उसके बाद इस छोटे वाले में लेंगे हम तो यहाँ पर भी आपको 3 ट्रायंगल मिल जाएंगे। ठीक है, ये 3 ट्रायंगल मिल जाएगा। उसके बाद अब मेरी बात समझिए ध्यान से, अब हमने इस भुजा को, ये बड़ी वाली, इसमें जो है हमने इसको लिया। ठीक है, इस रेखा से डिवाइड किया तो इसमें हमें 3 ट्रायंगल चाहिए, 3 ट्रायंगल बनने चाहिए, बट ये बड़ा वाला हमने पहले से ले चुका है तो ये आपके 2 ही बनेंगे। एक बात कंफर्म हो गई, क्लियर हुआ ये बात। उसके बाद फिर देखिए ध्यान से, उसके बाद ये हमने बड़ा वाला ले लिया, इसमें डिवाइड कर दिया। उसके बाद इसके अंदर से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसके अंदर से ये डिवाइड करेंगे, ये छोटा सा पार्ट, तो हमें क्या देगा ये ट्रायंगल। ये छोटा सा पार्ट यदि डिवाइड आप करते हो तो ये आपको ट्रायंगल क्या देगा, ये आपका ट्रायंगल 1 देगा, और एक बड़े वाले ट्रायंगल तो हमने काउंट कर ही चुका है, और ये आपका ट्रायंगल नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आपका ट्रायंगल नहीं हो सकता है, यहाँ से ऐसे है, इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर दे ताकि आपको जो है डाउट ना रहे इसमें। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान से समझे, 3 + 3 + 2 ये कंफर्म हो गया। उसके बाद हमने इसको लिया, इस त्रिभुज से लिया, यहाँ से इस ट्रायंगल से लिया, तो इस ट्रायंगल में हमें तो सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है, तो एक हमने लिख दिया, एक ट्रायंगल ये हुआ। ठीक है, उसके बाद ये बड़ा वाला हमने एक बार इस बड़े वाले को भी काउंट करेंगे क्योंकि ये बड़ा वाला हमने काउंट अभी तक नहीं किया है, तो ये आपका एक और हो जाएगा 2। उसके बाद यानी कि सीधे सीधे 2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब देखिए हमने जो है इस ट्रायंगल में डिवाइड किया,
इस ट्रायंगल में डिवाइड किया, इस ट्रायंगल में ये वाली पार्ट, तो इसमें भी हमें 2 मिलेंगे, 2 ही ट्रायंगल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये बड़ा वाला इसके अंदर से जब हमने किया था तो काउंट कर लिया, तो 2 और मिल जाएंगे। कितने ट्रायंगल हुए? 3 और 3 6, और फिर यहाँ पर भी 6, तो 6 और 6 12 हो गए। अब देखिए एक ट्रायंगल हम छोड़ रहे हैं क्या, ये वाली ट्रायंगल हम जो है काउंट नहीं किए हैं अभी तक, तो ये आपका ट्रायंगल एक और मिल जाएगा, ये हो जाएगा 12 और 1 13, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। इसके अधिक नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर। बिल्कुल आसानी से काउंट कर सकते हैं। आपको बताया जाता है कि ऑफलाइन कोचिंगों में बताया गया है कि आप जो है जो सबसे ज़्यादा हो उससे एक कम वाले को जो है ऑप्शन क्लिक करके आ जाना, आपका सही हो जाएगा। तो मेरे भाई ऐसे मत करना है, कभी हो सकता है ऐसा मिल जाए लेकिन 100% नहीं होता है, ठीक है ना। वो 10% ही आप ऐसे सवाल मिलते हैं जो ऐसे ऑप्शन रखे जाते हैं जो बड़े वाले से, सबसे बड़े वाले से छोटा वाला आंसर आपका हो सकता है। लेकिन आप याद रखिए एग्जैक्ट काउंट कर सकते हैं कि आपके जो है ट्रायंगल इसमें कितने हैं। तो हमने आपको काउंट करके सिखा दिया, 13 को ट्रायंगल बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मिरर इमेज का, जो ओरिजेंटल मिरर इमेज, ये सॉरी वर्टिकल मिरर इमेज है। तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। तो ये देखिए जो लेफ्ट ये राइट में है, ये एरो जो है राइट में है, ये लेफ्ट में है, और ये जो फिल किया हुआ पार्ट है ये भी आपका राइट में चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा। तो लेफ्ट में एरो यहाँ पर ये दिख रहा है राइट में, गलत हो जाएगा। ये आपका राइट में दिखा, ये गलत हो जाएगा, लेफ्ट वाला सही हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पर फिल किया हुआ था ब्लैक कलर से, ये जो है राइट में है तो लेफ्ट में हो जाएगा, लेफ्ट में सिर्फ यहाँ पर है, और ये आपका राइट में हो जाएगा, तो ये गलत है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमें लेफ्ट में चाहिए दोनों, ये फिल किया हुआ और ये जो है आपका एरो। क्लियर हुआ? ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब इसमें जो है आपको आंसर करने हैं, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए हमें क्या आंसर होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको जो है यहाँ पर फिल करने हैं। तो देखिए कैसे कर पाएंगे, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। आप सबसे पहले इसे भूल जाइए कि ये हमारे पास कुछ था, जब ये सेम था तो सीधे सीधे आपको जो है इसी पैटर्न पे हमें लाना है, इसी पैटर्न पे, यानी इसका जो है आप वाटर इमेज, ये मिरर इमेज बना लो, ठीक है। इसका आप जो है मिरर इमेज बना लेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा यही से। ये आप जो है क्या बनाओगे, इसका जो है आप मिरर इमेज बना लोगे तो आपका जो है आंसर यहाँ से मिल जाएगा। मिरर इमेज बनाने का मतलब है कि जो जहाँ से है वहाँ से आप जो है वैसे ही बनाओगे, ये यहाँ से ऐसे बनेगा। उसके बाद एक रेखा जो है आप यहाँ से जो है ऐसे करोगे, ठीक है। यहाँ पर जो है इस तरीके से आप, ये आपकी फिगर बन जाएगी, सॉरी ये इसके नज़दीक से बनेगा, जब ये सटा हुआ है तो यहाँ से बनेगा। यहाँ पर आप जो है यहाँ से इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक बड़ी रेखा जाएगी और यहाँ से एक जो है रेखा ऐसे आएगी, इससे कनेक्ट हो जाएगी, और एक आपका यहाँ पर। तो इस तरीके से एक ही ऑप्शन दिखा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है। दी गई उत्तर आकृतियों में से उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। अब देखिए ये जो सिंबल दिया गया आपको, ये जो दिया गया चित्र, ये किस आकृति में निहित है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर सीधे सीधे हमें दिख रहा है इसमें निहित है। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत आसान सा, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके का पेपर है और इसको जो है ऊपर से फोल्ड किया गया ऐसे, फिर चारों तरफ से फोल्ड कर दिया गया और यहाँ पर बीच में कटिंग कर दी गई। मतलब ये आपका सिर्फ पार्ट बचा, ये आपका जो है रेक्टेंगल छोटा सा बना, इसमें जो है हमने सर्कल का, इसमें जो है कटिंग कर दी। अब जैसे ओपन करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी सर्कल आएगा, यहाँ पर भी सर्कल आएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसका मतलब 5 सर्कल होंगे और बीच में जो है एक होगा, 4 किनारे होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल सी ही दिख रहा था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कथन और निष्कर्ष का बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। सभी ग्लास जग है, सभी स्लेट जग है और कोई जग कड़ाही नहीं है। पहले तो हम वेन डायग्राम से ही सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम से ही सॉल्व करना हमें आसान होता है और बहुत आसान जो है जल्दी से आंसर भी आता है और कभी गलत होने की चांस भी नहीं रहेगा। ध्यान से समझिए, सभी ग्लास जो है क्या है, जग है। तो हमने इस ग्लास को, सभी ग्लास को जो है जग के अंदर रख दिया, ये जग हो जाएगा, बड़े वाला जग है, ठीक है। उसके बाद सभी स्लेट भी जग हैं, सभी स्लेट भी जग है। अब ये बताइए कि स्लेट और गिलास का संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहा कोई जग कढ़ाई नहीं है, तो कोई भी जग और जग जो है कढ़ाई नहीं है, तो कढ़ाई और जग का संबंध नहीं होगा। इसका मतलब कढ़ाई और जग से कोई लेना देना नहीं है।
क्लियर हुआ? कढ़ाई और जग से कोई लेना देना नहीं है। अब निष्कर्ष की बात करें तो कुछ ग्लास स्लेट है, कुछ ग्लास जो है स्लेट है, हमें पता नहीं है कि ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो जब दो बातें हो, एक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये गलत हो जाता है। कुछ स्लेट कढ़ाई है, कुछ स्लेट कढ़ाई है भैया। जब जग कढ़ाई नहीं हो सकता तो स्लेट इसके अंदर है, कढ़ाई में जा ही नहीं सकता, बिल्कुल ये भी गलत है। फिर नो स्लेट आर, यानी कि कोई स्लेट कढ़ाई नहीं है, कोई भी स्लेट कढ़ाई नहीं है। बिल्कुल बात सत्य है कि जब कोई भी जग कढ़ाई नहीं है तो स्लेट भी कढ़ाई नहीं हो सकता। इसका मतलब केवल थर्ड अनुसरण करता है, ओनली थर्ड फॉलोज आपका राइट आंसर होगा, केवल तीसरा आपका सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा। और इसका आंसर करने के लिए आपको सीधे सीधे क्या करना है, ध्यान से मेरी बात समझिए, अपोजिट फाइंड कर लेना है। अपोजिट एक दूसरे को छोड़ के होता है, ठीक है। तो इस फिगर का अपोजिट जो बनेगा, इस फिगर का ये जो ब्लैक वाला इधर फिल किया गया है इस साइड में, इसका अपोजिट हो जाएगा एक ब्लैंक यानी कि खाली रिक्त वाला जो है ये हो जाएगा, एक को छोड़कर एक होता है। अब इसका अपोजिट ये हो जाएगा, यानी कि इस रिक्त का जो इम्पटी है इसका इम्पटी ही होगा। और फिर इस फिगर का जो अपोजिट होगा, इस फिगर का ऐसे जो ये अपोजिट होगा इस फिगर का भी अपोजिट हो जाएगा, ये वाली फिगर एक को छोड़कर एक, यानी कि ये अपोजिट। इसका मतलब ये तीनों खाली एक साथ आ सकते हैं, तो हमें केवल ये पहला ऑप्शन दिखाई दिया कि एक साथ आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ध्यान से देखिए, उसके बाद जो है ये आपके इस तरीके से दिया गया, ये सटके जो है ऐसे नहीं हो सकते, ये बिल्कुल गलत है। ये भी आपका ऐसे भी नहीं हो सकता, केवल ये आपका फोर्थ सही हो जाएगा, क्योंकि जब हम इनको कनेक्ट करेंगे, इसको ओपन करेंगे ऐसे, आप जो है जब फोल्ड करोगे और इसको भी ओपन फोल्ड करेंगे तो आपका इस तरीके से फिगर दिखेगा। इसका मतलब आपका चौथा और पहला सही है, यानी हम ये कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ सही है। अच्छा देखिए, आपको यदि समझ में नहीं आया तो आप एक पेपर लीजिएगा इस तरीके का, ठीक है। आप इस तरीके का पेपर लीजिएगा, उस पे पेन से जो है ऐसे जो है फिगर बना लीजिएगा जैसे सेम टू सेम बनाया गया है। उसके बाद जो है आप जैसे इस तरीके का फिगर बना लेंगे, यहाँ से इसको जो है फिल कर लीजिएगा और इसको जो है ऐसे फिल कर लीजिएगा। उसके बाद जो है इसको फोल्ड करके आप जो है इसको फोल्ड करने के बाद जो इसको आप बनाएंगे तो बिल्कुल जो है सेम फिगर ऐसे दिख जाएगा, और आप घुमाएंगे तो ऐसे भी दिख सकता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें आंसर बताइए क्या होगा। और बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। तो आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है, तो ध्यान से मेरी बात समझिए, पिंड, प्रोवोक, पश्चर और पेल। तो ध्यान से मेरी बात समझिए, अपॉन्ड तो पी सभी में है, पी आप भूल जाइए कि पी किसी में था। अब देखिए पी के बाद ए है, कहीं कहीं आई दिखाई दे रहा है, कहीं ओ दिखाई, कहीं आर दिखाई, इसका मतलब ए सबसे पहले आएगा, ए एल ई ए एल, तो ए और ए पहले आएंगे, तो ए को हटा दिया हमने, एल और एस, तो एल पहले आएगा, यानी चौथा पहले आएगा, तीसरा बाद में आएगा। 4-3 केवल ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया, बाकी अभी के ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। तीसरा और चौथा जो है पहले नंबर पे होगा, चौथा पहले नंबर पे होगा, 4, उसके बाद 3, उसके बाद फिर आई आपका होगा, फिर ओ होगा, फिर आर होगा। तो आई यानी कि फर्स्ट पहला होगा, उसके बाद पांचवा होगा, उसके बाद दूसरा होगा। तो 4-3-1-5-2 जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करके हमें बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। मनोज अपना जन्मदिन 7 मार्च 2004 शनिवार को मनाया था, तो वह अपना दूसरा जन्मदिन उसी दिन किस वर्ष मनाएगा। तो ध्यान से मेरी बात समझिए, 2004 जो है लीप वर्ष था, ठीक है, 2004 लीप वर्ष था, और लीप वर्ष था तो लीप वर्ष में ही वो मनाएगा, ठीक है, तभी कैलेंडर सेम होता है। लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में ही सेम होता है, और साधारण वर्ष का कैलेंडर जो है साधारण वर्ष में ही सेम होता है। ऑर्डिनरी जो है ईयर्स है उसका ऑर्डिनरी ईयर्स ही समान होता है। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं इसमें हम बात करते हैं कि 7 मार्च 2004 को शनिवार, 7 मार्च 2004 को शनिवार, तो अगला कब मनाएगा। तो 2004 को जो है आपको किससे भाग करना है, 4 से भाग करेंगे। अब देखिए रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। तो आपको जो है जब ये आपका ऑर्डिनरी ईयर हो यानी कि साधारण वर्ष हो, तो इसमें हम जो है +28 करते हैं जब 0 आता है तो। लेकिन ये यदि आपका जो है क्या है, लीप ईयर है,
यदि ये आपका लीप ईयर है तो इसमें हमें +6 करना होगा, तो आप 4 में 6 जोड़ लीजिए, 4 और 6 10 हो जाएगा, यानी 2004 में जब आप 6 जोड़ लोगे तो आपका हो जाएगा 6 4 10, 2010 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये मेथड यदि समझ में आ गया तो बिल्कुल अच्छी बात है। सेकेंड मेथड भी समझ लीजिए, ये भी आपके काम करेगा। 7 मार्च, ठीक है, 2004 को सैटरडे है, बिल्कुल सही है। तो हमें 7 मार्च जो है, 7 मार्च 2010 को चेक कर लेने हैं, 7 मार्च जो है 2010 को चेक कर लेने हैं कि क्या हमारा सैटरडे आ रहा है। तो देखिए 7 मार्च से 7 मार्च 2004 से 10 तक जो है टोटल हो गए 6 वर्ष, और इसमें जो है कितने लीप ईयर होंगे, 4 के बाद जो है 10 से पहले कितने लीप ईयर हो जाएंगे, एक लीप ईयर होगा सिर्फ 2008, जो कि एक दिन और बढ़ जाएगा। तो टोटल कितने दिन बढ़ा, 7 डेज, और 7 का ऑड डेज फिर आता है 0, इसका मतलब हमें सैटरडे का सैटरडे ही मिलेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जो है ये हम कहते हैं डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन, यानी आंकड़ा जो पर्याप्तता होता है उसके क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि सी हर ही हिम का कोड क्या होगा, आपको फाइंड करने हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर सी वाज सिलेक्टेड का जो अर्थ दिया है एज सू पी का, यानी यहाँ पर सू पी का दिया है, ध्यान से देखिए, सू पी का दिया गया है, 3 लेटर्स, यहाँ पर 3 शब्द दिए गए, यहाँ पर भी 3। उसी तरह फिर दिया ही वाज रिजेक्टेड का अर्थ दिया है डी का FR, ठीक है, उसके बाद हिंदी में भी लिखा है। अब देखिए इससे क्या हम निकाल सकते हैं कि सी का कोड निकाल सकते हैं, सी का कोड नहीं निकाल सकते, हर का भी कोड नहीं निकाल सकते, इसका मतलब सेकेंड को भी लेना पड़ेगा। सेकेंड क्या है, टीम सिलेक्टेड हिम का कोड दिया है P और ER, ठीक है। फिर टीम रिजेक्टेड हर का कोड दिया है DER और GG। अब इन दोनों को यदि आप मिलाते हो तो सी का कोड देखिएगा ध्यान से, सी सिंगल शब्द है और कहीं लिखा हुआ नहीं है, सी सिंगल है कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो इसमें भी इसका कोड क्या था, SUPIKA। तो SU और कहीं देखिए कि लिखा हुआ था क्या, SU कहीं लिखा हुआ था, बिल्कुल नहीं लिखा था, केवल 1 टाइम लिखा हुआ है। PI के बारे में बात करें, PI यहाँ पर लिखा हुआ है, KA की बात करें, KA यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब C 1 टाइम लिखा हुआ था, तो 1 टाइम वाला ही हमें आंसर चाहिए था, इसका मतलब हमें मिल गया SHE का, C का कोड हो जाएगा आपका SU हो जाएगा। बात करें हर की, हर कहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, हर यहाँ पर है, और टीम रिजेक्टेड हर, इसमें कोडिंग दिया है DEERGG। क्या हर जो है 2 जगह लिखा हुआ है, नहीं, ये भी आपका जो है 1 टाइम लिखा हुआ है, तो 1 टाइम DE को चेक करें, DE यहाँ पर लिखा हुआ है, DE नहीं हो सकता है। ER को चेक करें, ER जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब GG आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 टाइम तो GG ही लिखा हुआ है, SUGG। उसके बाद ही की बात करें, ही आपका कहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही वाज रिजेक्टेड, और ही वाज रिजेक्टेड का कोड है आपका D का FR, ठीक है। तो फिर इसमें भी आपको ही भी 1 टाइम लिखा हुआ है, तो D का DEKA FR में चेक करना है, DE 2 जगह है, नहीं हो सकता, KA आपका 2 जगह है, नहीं हो सकता, FR 1 जगह है और कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ही का कोड हो जाएगा F और R। बात करें फिर हिम की, तो हिम यहाँ पर लिखा है टीम सिलेक्टेड हिम, और हिम का इस तरीके से कोड दिया है इसका PIORER, हिम भी 1 टाइम लिखा हुआ है, 1 टाइम, इसका मतलब हमें इसमें से ऐसा कोड चाहिए जो 1 टाइम लिखा हुआ है। तो PI को चेक करें, PI यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं हो सकता। OR को चेक करें, OR और कहीं लिखा हुआ नहीं है। ER को चेक करें, ER यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब OR ही राइट आंसर हो जाएगा। तो हम जब तक दोनों को नहीं मिलाएंगे तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा, इसका मतलब हम इसमें कहेंगे कि हमारा जो है दोनों आंकड़े पर्याप्त हैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो यदि प्रश्न का उत्तर देने के लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों विकरणों में डेटा आवश्यक है, यानी चाहिए हमें, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। और कभी जो है यदि आपको डाउट है इन सवालों में, तो किसी भी चैप्टर पे आप जो है हमें कमेंट कर देंगे कि सर जो है आप इस चैप्टर का वीडियोस हमें बना दीजिए फुल डिटेल्स, तो हम जो है आपके सामने एक पूरी कंप्लीट चैप्टर को जो है आपको
लेकर आ जाएंगे आपके सामने और आप उसे देखकर अपनी जो है तैयारी में और जो है अच्छी कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैट्रिक्स का है और ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन बहुत आसान सा होता है। क्या है? ए वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेट ऑफ नंबर्स एज गिवन इन एनी वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स। यानी कि एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं जैसा कि दिए गए दो अवयवों में है। और अवयव फर्स्ट और सेकंड अभी जो है आपको मैट्रिक्स दिखा रहे हैं, अवयव दिखा रहे हैं, दोनों देख लीजिए फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले यही आपको पढ़ना होता है, पहले उसकी पंक्ति और फिर बाद में स्तंभ। पहले पंक्ति यानी इस लाइन से पढ़ना है पहले, उसके बाद जो है आपको ऊपर से पढ़ना है। ठीक है। अब सी का कोड दिया 10, सी का 10 तो बिल्कुल पंक्ति और स्तंभ दिया गया है। अब आपके कोड बताने हैं स्टील का कोड बताने हैं। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। स्टील का कोड बताने हैं। क्या बताना है? स्टील STEL का कोड बताना है और ये आपके सामने ऑप्शन है। जल्दी से बता दीजिएगा हमें इसका आंसर क्या होगा। और यदि नहीं कर पाए तो आप आइए हमारे मेथड से सीखिए। देखिए आप क्या करेंगे, एस का सर्च करेंगे, टी का सर्च करेंगे, ई का सर्च करेंगे, फिर ए का, फिर एल का। आपको बिल्कुल ट्रिकी मेथड समझाते हैं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। आपको जो है कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। मैट्रिक्स के क्वेश्चन में आपको पीसी मिले या ऑफलाइन पेपर हो, आप ऑनलाइन दे या ऑफलाइन दे, थोड़ा सा पेंसिल आप जो है पीसी के स्क्रीन पे ही चला दीजिएगा, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा और जल्दी से आएगा। चलिए देखते हैं। हमें सॉल्व करना है लास्ट वाले शब्द से, लास्ट वाले लेटर से, एल से। एल का कोड इसने कहा कि 66, तो आप डायरेक्ट 6 पे आए और यहाँ से 6 पे जो है हमें 6 पे चलना है, 6 से 6 पे ऊपर जाना है। यहाँ पर हमें दिख रहा है आई, यहाँ पर जब हमें आई दिख रहा है इसका मतलब हमें चाहिए क्या था भैया? हमें चाहिए था आपका एल, तो एल यहाँ पर नहीं मिलेगा, बिल्कुल गलत है। 59 की बात करें तो चलेंगे हम डायरेक्ट 5 पे और फिर दौड़ जाएंगे 9 पे, तो 5 9 के नीचे हमें दिख रहा है एल, जो कि ये आपका आंसर हो सकता है। 97 की बात करें 9 और फिर 7 वाली कॉलम में यहाँ पर आपको मिलने चाहिए एल, तो एल यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रहा, मतलब ये भी आपका ऑप्शन गलत। फिर बात करें 58 की, तो जब 59 हो गया तो 8 हो ही नहीं सकता है, 58 पर आई है, इसका मतलब ये भी आपका आंसर गलत है। अब बताइए 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा तो आंसर आपका जो है 100% होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ये आपका ट्रिकी मेथड था। उम्मीद करते हैं आप तक जो है अभी तक जो है आपने ये ऐसा नहीं सीखा होगा, अब सीख चुके हैं तो आप क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन, ठीक है, ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। हमने आपके सामने लेकर आया आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम, जो कि 2020 में अभी होने बाकी है। अभी कोई कंफर्म नहीं है, डेट नहीं आया, लेकिन अपनी तैयारी तो जारी रखनी ही है। और ये था आपका रीजनिंग का लेक्चर, जो रीजनिंग प्रैक्टिस टेस्ट 8वां, इससे पहले 7 वीडियो जो अपलोड हो चुके हैं उसे ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चनों की संख्या की बात करें तो 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 आउट ऑफ 30 आपको टारगेट करने हैं, रीजनिंग और मैथ दोनों में। और हम यहाँ पर जो है आपको इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग के दोनों को जो है लेक्चर आपके सामने लेकर आएंगे। तो प्लीज़ आप हमारे इस एग्जाम ट्रेनर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ये जरूर शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Audio Jungle. Audio Jungle.